हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे साथ अंजलि मैम है। अंजलि मैम पीजीटी बायो के रूप में केवी में काम कर रही हैं और लास्ट ईयर इन्होंने पीजीटी बायो का इंटरव्यू दिया था। तो आज हम मैम से उनके इंटरव्यू के एक्सपीरियंस जानेंगे। तो मैम, आप ये सबसे पहले ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि केवी में जो है किसी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। मैम बेसिकली मुझको ये पता चला था न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट निकलते रहते हैं, तो न्यूज़पेपर से आराम से पता चल जाता है। ओके, तो आपने सबसे पहले अपना इंटरव्यू कहाँ दिया था? मेरा पहला इंटरव्यू था केवीएस चकीरी। ओके, तो आपसे इंटरव्यू के दौरान सबसे पहले क्या पूछा गया था? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन पूछते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद फिर मुझसे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए थे और फिर मेरा सब्जेक्ट बेस्ड इंटरव्यू हुआ था मैम, नेचुरल। तो मैम थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि इंटरव्यू में आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे? मैम करंट अफेयर्स में कि मैम सब्जेक्ट बेस। आप दोनों बता दीजिए ओके। मैम। हाँ। जैसे मैम उस टाइम पर ना रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप ओवर हुआ था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि हु इज़ द विनर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। एंड फिर मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था बायोटेक से रिलेटेड कि बायोटेक में क्रायोजीन क्या है, ठीक है। फिर मुझसे इम्यूनिटी में पूछा गया था कि अगर हम किसी भी पर्सन को एंटी वेनम देते हैं तो वो कौन सी इम्यूनिटी में आता है, मतलब पैसिव आता है कि एक्टिव आता है। तो बेसिक नॉलेज चेक करी थी, डेट्स इट। ओके, तो मैम आप ये बताइए कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है तो उसमें कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो थोड़ा आप उस बारे में बताइए कि पीजीटी बायो के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? मैम पीजीटी बायो के लिए मेजर जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स होना चाहिए बॉटनी या फिर जूलॉजी में। कुछ कैंडिडेट्स जैसे कि कुछ बायोटेक कर लेते हैं, कुछ माइक्रोबायोलॉजी कर लेते हैं, तो कुछ कॉलेज मतलब कुछ केवीएस कंसिडर करते हैं, बट कुछ कंसिडर नहीं करते हैं। मतलब प्योर फील्ड तो लेते ही लेते। प्योर फील्ड में मतलब कि अगर आपका मेन जूलॉजी है या मेन बॉटनी है तो दे विल कंसिडर इट फॉर द पीजीटी टीचर। ओके, तो बीएड ज़रूरी है? आजकल तो मैम बीएड मांगने लग गए हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो बीएड तो पूछते ही पूछते हैं कि बीएड होता है कि नहीं है आपके पास। और मैम सीटेट? सीटेड भी। सीटेट भी चाहिए अगर हाँ जिनके पास नहीं है वो? मैम फिर वो डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि मेजरली वो तो एडिशनल है, कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि भाई सीटेड चाहिए ही चाहिए। अच्छा, तो मैम जैसे आप ये बताइए कि आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की है, ठीक है, और नवोदय में भी आपने पढ़ाया है। तो आप थोड़ा ये बताइए कि बायो के कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू में या रिटन एग्ज़ाम में उस पोर्शन से ज़्यादा आता है? मैम अगर हम बात करें क्लासिकल बायोलॉजी की, तो हम बात करते हैं टेक्सोनॉमी की। तो टेक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एनिमल की हो चाहे वो प्लांट की टेक्सोनॉमी हो, ठीक है। ये हो गया हमारा टेक्सोनॉमी वाला पार्ट। फिर आ जाओ सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी में भी वो इम्पॉर्टेंट है, उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेल बायोलॉजी में मेजरली किसने मतलब कि किसने डिस्कवर करा सेल, किसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, किसने माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें बहुत बेसिकली मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं, ऑड वन आउट आ सकता है, फंक्शन पूछ सकते हैं। तो उसका डिटेल वे में पढ़ लीजिएगा सेल बायोलॉजी में। फिर इसी में सेल डिवीजन भी आ जाता है, ठीक है। और फिर बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन में आपका गैमेटोजेनेसिस आ जाता है। गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ठीक है मैम। और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये भी पता है जैसे कि एनसीईआरटी में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, रिप्रोडक्शन में जो लास्ट टॉपिक है जिसमें हमारा बिफोर द गेस्टेशन, वहाँ पर बात करी गई है कि कौन सी वीक में एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट बनता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन मेजरली पूछे जाते हैं जिसमें कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो उस टाइप के वो पूरा पढ़ लेना। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है ना, तो प्लीज़ रीड दी एनसीईआरटी केयरफुली। एनसीईआरटी इज़ अ गो थ्रू बुक, मतलब ये आपको पास होनी चाहिए। हम लोग हमेशा इधर उधर की बुक्स के पीछे भागते हैं, बट जो असल चीज़ है, अगर आपको असल में कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो प्लीज़ 11th की और 12th की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, इन बिटवीन द लाइन। तो मैम जैसे आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे तो इससे कैंडिडेट्स को आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से रहता है। मैम मेरी तो अगर बेसिक बात करें, मेरी ग्रेजुएशन जो हुई थी वो अजमेर से हुई थी। मैंने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करा था। मेरा था बीएससी बीएड और मेरा बायोलॉजिकल ग्रुप था। तो मेरा 4 साल में ग्रेजुएशन विद बीएड कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स के लिए एग्ज़ाम दिया था
और फिर मैंने मास्टर्स में यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में एडमिशन लिया था। तो मैम ग्रेजुएशन में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे? ग्रेजुएशन में मेरा मैम जूलॉजी था, तो जूलॉजी से ही सब्जेक्ट होते हैं, तो वो तो सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर अलग अलग सब्जेक्ट आते रहते हैं, वो भी जूलॉजी के ही। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास था नॉन कोऑर्डिनेट्स, फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी। फिर धीरे धीरे आप धीरे धीरे जैसे जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ते जाएंगे तो सब्जेक्ट चेंज होते जाएंगे। ओके, तो ये आपके मास्टर्स में ये आपके पास कोर्स जो सब्जेक्ट्स थे। अब आप ये बताइए कि ग्रेजुएशन में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स लिए थे? मैम ग्रेजुएशन में मेरे पास चारों साल जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री थी। कुछ ऐसा चॉइस नहीं था, मतलब तीनों ही मेरे पास थे मैम। अच्छा, तो जब आप इंटरव्यू के लिए गए थे, जैसे आपने बताया आपने कानपुर में इंटरव्यू दिया था, हाँ। और आपने ज्वाइन यहाँ पर किया है दूसरे केवी में, हाँ। तो थोड़ा ये प्रोसीजर बताइए कि इंटरव्यू आपने किसी और केवी में दिया, पैनल ने सेलेक्ट कैंडिडेट्स कहीं और किए और बुला कहीं और लिया गया, थोड़ा इस बारे में बताइए मैम। मैम वो तो डिपेंड करता है कि कौन से केवी में वैकेंसी वैकेंट है। जिस केवीएस में वैकेंसी वैकेंट होती है तो वो बुला लेते हैं। अगर सपोज XYZ केवीएस है, वहाँ पर कोई टीचर सडन मिड सेशन में ही कुछ इमरजेंसी आ गई, उस कारण उसने लीव ले ली, और फिर उन्होंने जिस स्कूल में मैडम पढ़ा रही होंगी, अगर वहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं हुए होंगे तो वो दूसरे पैनल से कंसल्ट करते हैं कि हमें आपके वहाँ से टीचर चाहिए, तो वो कॉल करके बुला लेते हैं मैम। ओके, हाँ। जैसे हमारे यहाँ पे हुआ था कि पीजीटी बायो की वैकेंसी नहीं थी तब, लेकिन फिर बाद में मैम जो है मैटरनिटी लीव पे चले गए। आपने केवी चकेरी में इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे आप पैनल ने जो लिस्ट सेलेक्ट की थी, तो वहाँ से फ़ोन करके इस तरीके से आपको मिड सेशन में, आई थिंक आप कौन से मंथ में आए थे मैम? मैंने 2 केवीएस में दिया था। ओके। केवी शकेरी में भी मेरी रैंक पैनल 1 था मेरा रैंक। हाँ। और मेरा जिस पैनल से मेरा सिलेक्शन हुआ है इस केवीएस में, हाँ। वो था केवीएस कानपुर कैंट। तो केवीएस कानपुर कैंट से बेसिकली उन्होंने कंसल्ट करा था, जो हमारे इस केवीएस के प्रिंसिपल सर हैं। अच्छा, ओके, तो इस तरीके से आप जून मंथ में लास्ट ईयर जून मंथ हाँ, में ज्वाइन हुई थी। ज्वाइन किया था आपने। अच्छा, तो मैम ये बताइए कि इंट्रोडक्शन, स्टार्टिंग में आपसे इंट्रोडक्शन ज़रूर पूछा होगा, तो आपने उसमें क्या बताया था, थोड़ा ब्रीफ में बताइए मैम। इंट्रोडक्शन में बेसिकली अपना नाम बताइए, हाँ। आपने कहाँ से स्कूलिंग करी है, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन करा है, और आपने कहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, डेट्स इट। उसमें मैम अपनी पर्सनल डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी क्या हॉबीज़ है। अगर वो पूछे तब आप बताइए, बट इंट्रोडक्शन में बस आप इतना ही बताइए मैम। ओके, डेमो टीचिंग की गई थी? नहीं मैम, मेरी डेमो टीचिंग नहीं हुई थी मैम। अच्छा, आपसे डेमो टीचिंग के लिए नहीं कहा गया। अच्छा, एक बात है, कैंडिडेट्स जब ज़्यादा होते हैं तो एक इंटरव्यू से पहले रिटन एग्ज़ाम का एक रहता है कॉन्सेप्ट, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? नहीं मैम, हमारे उस टाइम पर बच्चे काफ़ी कम थे, जो मतलब जितने भी टीचर्स आए थे टू बी टीचर्स इंटरव्यू देने के लिए, वो कम आए, मतलब उनका नंबर कम था, अराउंड 20 to 25 थे। अगर वो नंबर मैम बढ़ता, लाइक 40-50 होते, 50+ होते, देन फिर उनका एग्जामिनेशन होता, और फिर उस छोटे से एग्जामिनेशन के बेस पर ही उनको सेलेक्ट करा जाता फॉर द इंटरव्यू। क्या लगता है कि वो जो एग्ज़ाम होता वो सब्जेक्टिव होता, या फिर मतलब सब्जेक्टिव में क्या मैम वो ऑब्जेक्टिव ही होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइम होता। लिमिटेशन को देखे तो ऑब्जेक्टिव ही होता है। ओके, ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ टाइप्स के Yes, क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए हैं, प्रिपरेशन भी आप कर रहे हो, केवी में भी पढ़ा रहे हो, तो एक कोई कैंडिडेट है, ठीक है, उसको एक इंटरव्यू देना, उसे अभी पता चल रहा है कि 1-2 महीने के अंदर हमें इंटरव्यू देना है इस केवी में जाके, या फिर नवोदय में देना है, या फिर कहीं पे, तो वो किस लेवल की बुक पढ़ ले, किस स्टैंडर्ड की, जैसे वो 10th का पढ़ के चला जाए, 12th की, BSc की या MSc की, है ना? तो आप थोड़ा उस पर आइडिया दीजिए। मैम अगर मैं बोलूँ तो सिंपल वर्ड में बोलूँ तो NCERT अब अच्छे से पढ़ लीजिए। तो मैम अगर आप NCERT के अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो फिर मैम आपको मेरे ख्याल से कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको उस किसी टॉपिक पर मास्टर्स करनी है, मतलब आपको टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना है, तब फिर आप लोग अपने लिए सब्स्टिट्यूट बुक रेफरेंस के तौर पर आप ले सकते हैं मैम। बाकी तो NCERT पर ही आप स्टिक रहिए। अच्छा, तो मुझे कुछ बताइए कि वो कौन कौन से बुक्स हैं। जैसे मान लीजिए हमने 12th तक की NCERT पढ़ ली, तो लेवल तो हमारा 12th से ज़्यादा का चेक किया जाएगा, है ना, कि बच्चे तो कोई भी सवाल कहीं भी कर अच्छा। सकते हैं। तो किसी खास टॉपिक के लिए कोई बुक अगर आप सजेस्ट करें तो?
मैम जैसे कि अगर हम बात करें मास्टर्स में, तो मास्टर्स में ना हमारा सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट होता है। सपोज नॉन कोऑर्डिनेट है, तो नॉन कोऑर्डिनेट में सभी स्कूल सभी कॉलेज में कोड पास चलती है। आपने भी मेरे ख्याल से पढ़ी होगी मैम, कोड पाल की वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों आती हैं, ठीक है, वो पढ़ लीजिए। और अगर आपको किसी फाइलम के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो हाइमन सीरीज़ आती है, वो पढ़िए अच्छे से। अगर आपको अपने मास्टर्स कर रहा होगा तो अपनी बुक पक्का पढ़ी होंगी लाइब्रेरी से लेकर। और फिर अगर आपको इम्यूनोलॉजी में अपना इम्यूनोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी है तो क्यू पे पढ़िए, ठीक है। उसमें मैं बहुत डिटेल में अच्छे से दे रखा है और आपके सारे के सारे डाउट भी वहीं पर क्लियर हो जाएंगे। वो अगर आपको डिटेल वे में जाना है तब उसके लिए वो पढ़िए। उसके लिए मैम टाइम भी चाहिए होगा इन सब बुक को पढ़ने के लिए। और अगर कम टाइम में पढ़ना तो एनसीईआरटी पढ़िए। अच्छा, जैसे एम्ब्रियोलॉजी हो गया या कुछ इस बारे में बताइए कि कौन सी बुक सजेस्ट करें। एम्ब्रियोलॉजी के लिए तो गिलबर्ट है, गिलबर्ट तो बहुत अच्छी बुक है। ओके। और अगर आपको सेल बायोलॉजी पढ़नी तो सेल बायोलॉजी के लिए कार्प है। हाँ, ये कुछ बुक्स हैं तो इससे आप पढ़ सकते हैं आराम से। मतलब अगर आपको रेफरेंस ले लेना है तो पढ़ सकते हैं। बाकी तो मैं बार बार यही बोलूँगी, आप एनसीईआरटी हो सके एनसीईआरटी पढ़िए। ओके। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखेंगे तो आपको लगभग एनसीईआरटी से 70 to 80% पेपर वहाँ से मिल जाएगा। ओके। अच्छा, तो मैम आपने नेट भी क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो तैयारी भी कर रहे हैं और एक पीजीटी बायो की भी, साथ में नेट का भी दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो उनकी हेल्प हो जाए, कौन सी बुक वो पढ़ लें, ऐसे सजेस्ट कर दीजिए मैम। जैसे मैम मैंने भी पहले बताया, जो मैंने बुक्स बताई ना, हाँ। वो तो बुक्स आप पढ़िए साइड बाय साइड, है ना। और भी ये तो मैम बुक है जो हमें पढ़नी है एनसी। और जो अपने अगर आप मास्टर्स कर रहे हो ना, तो मास्टर्स में अगर जो आपके टीचर्स ने जो बुक बोली हैं आप वो अच्छे से पढ़िए। क्योंकि मैम जो बेसिक जो होता है ना, आपका बेसिक नॉलेज ही चेक करी जाती है। क्योंकि उसमें ना नेट में थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक होगा पर वो थोड़ा घुमा फिरा के देंगे। तो अगर जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक आप कॉम्प्लेक्स चीज़ें मैम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो नेट में किस पोर्शन से, किन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं? सेल बायोलॉजी, डेवलपमेंट बायोलॉजी और आपका इम्यूनोलॉजी हो गया, और आपका टैक्सोनॉमी, और आपका जो बेसिक जो साइंस के जो बायो में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं ना, जो टेक्निक्स यूज़ होती है, जैसे एलाइजा हो गया, एलाइजा, रिया, और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, हाइब्रिडोनोमा टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना। डिफरेंस बिटवीन सेम एंड टेम, कौन सा हम लोग माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें, कितने वेवलेंथ का होना चाहिए, वैसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं एनालिटिकल। थोड़ा उसमें केमिस्ट्री भी आ जाती है। और मैम हाँ, यस मैम, बायोकेमिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट। तो बायोकेमिस्ट्री को भी स्ट्रॉन्ग करके चलिएगा। अच्छा, ये जो बुक्स हैं मोस्टली जो हैं आप फॉरेन ऑथर की हैं, थोड़ी कॉस्टली भी होंगी, है ना। अप्रॉक्स क्या कॉस्ट रहती है इनकी? मैम मेरी अप्रॉक्स मैम 1000 पे रहती है और इजीली हो सकता है अवेलेबल भी ना हो, तो कोई और प्लेटफॉर्म है जहाँ से रिसोर्सेज ले सके? मैम बेसिकली अगर देखें मार्केट में ना, इनका फोटोकॉपी वर्जन बुक स्टॉल वाले रखते हैं, तो लोग फोटोकॉपी करवा लेते हैं आराम से। ओके। क्योंकि हमारे टाइम पर यही था कि सब बच्चे फोटोकॉपी करवा लेते थे, तो ये कम मतलब 500-600 में फोटोकॉपी हो जाती है आराम से। ओके। या फिर वो ऑनलाइन टेलीग्राम या दूसरे ग्रुप्स में जाके रिसोर्सेज हो नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाते, क्योंकि इतनी मोटी बुक्स हैं। आप पीडीएफ एक करके देखोगे तो अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिखना भी होगा साइड में तो आप लिख नहीं पाओगे। शॉर्ट नोट बनाने होंगे तो वो लिख नहीं पाओगे आप लोग उसमें। ओके। तो नेट की तैयारी के लिए ये वाली बुक्स जो आपने सजेस्ट की है, और एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करिएगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके अनुसार ही अपनी प्लानिंग करिएगा। ओके, ठीक है। तो मैम लास्ट में आप उन सभी कैंडिडेट्स को क्या कहना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं पीजीटी बायो बनने के लिए केवी में और दूसरी जगह पे, तो उनके लिए कोई सजेशन? मैं अभी खुद भी ऑन द वे ही हूँ, मुझे भी काफ़ी लंबी जर्नी तय करनी है। बस मैं ये बोलूँगी कि कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए और अपने जो नॉलेज उसको बूस्टअप करिए। आप ये मत सोचो कि आपको बहुत कुछ आता है। मैं अगर बोलूँ तो मुझे भी अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, मुझे भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी लर्निंग की कोई लिमिट नहीं होती है, आप जब तक सीख सकते हो सीख लीजिए। जितना आप नॉलेज इकट्ठा करना चाहते हो करते रहिए,
कोई बाउंडेशन नहीं है। बस मैं बोलती हूँ सीखते रहिए, सिखाते रहिए और ज़िंदगी में यूँ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। ओके, तो सभी कैंडिडेट्स जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट।